गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम दो डिफाइन पढ़ेंगे, प्रॉपर सब ग्रुप एंड ट्रिवियल सब ग्रुप। देखो, आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी हम बोलते हैं कि जी कोई ग्रुप है, ठीक है, तो अब हमें सब ग्रुप की डेफिनेशन अच्छे से आती है। हमने सारे टेस्ट भी कर लिए हैं, 1 स्टेप टेस्ट किया है, 2 स्टेप टेस्ट किया है और वैसे भी पढ़ा है, और फाइनाइट ग्रुप्स के लिए भी एक टेस्ट किया है, फाइनाइट सबसेट्स के लिए। तो हम जब भी बोलते हैं जी कोई ग्रुप होगा तो ऑटोमेटिकली एक तो उसका सब ग्रुप होता है जी, खुद का तो वो सब ग्रुप बन ही जाएगा, और एक सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, ये दोनों हमेशा किसी भी ग्रुप के लिए सब ग्रुप बनते ही बनते हैं, ये तो कंफर्म है। ठीक है, तो ये जो दो सब ग्रुप्स, ठीक है, जो हमेशा सब ग्रुप बनेंगे किसी भी ग्रुप के लिए, उनको हम बोलते हैं ट्रिवियल सब ग्रुप्स। ठीक है, जो सबके लिए होल्ड करता है। मतलब अगर जी कोई भी ग्रुप है तो ट्रिवियल सब ग्रुप्स अगर बोला है तो कौन कौन है, जी और आइडेंटिटी, इनको हम बोलेंगे क्या, ट्रिवियल सब ग्रुप्स। अब आता है प्रॉपर सब ग्रुप। प्रॉपर सब ग्रुप देखो क्या होता है, एक्चुअल में जो प्रॉपर सब ग्रुप होता है वो ऐसा सब ग्रुप होता है जो कि अगर मैंने बोला कि H, ठीक है, H कोई सब ग्रुप है जी का, किसका, जी का, तो H प्रॉपर सब ग्रुप होगा इफ H इज नॉट इक्वल्स टू G। ठीक है, ऐसा सब ग्रुप जो ग्रुप के इक्वल ना हो, मतलब स्ट्रिक्टली उसको ग्रुप से छोटा ही होना पड़ेगा। हम बोलते हैं ना कि सबसेट को हम सब ग्रुप बोलेंगे अगर वो सारी ग्रुप की कंडीशन सेटिस्फाई करेगा और उसकी कॉम्पोजिशन सेम होगी। तो सबसेट में वो H या तो जी में प्रॉपर कंटेनमेंट होल्ड कर सकता है या फिर जी के इक्वल भी हो सकता है। तो हमने ये वाला केस अगर रिजेक्ट कर दिया तो वो क्या होगा, प्रॉपर सब ग्रुप मीन जो प्रॉपर कंटेनमेंट को होल्ड करेगा, जो जी के इक्वल कभी नहीं होगा, ऐसा वाला सब ग्रुप होता है प्रॉपर सब ग्रुप। ठीक है, बट कुछ बुक्स में ये भी लिखा होता है प्रॉपर सब ग्रुप्स में वो आइडेंटिटी को भी इंक्लूड कर लेते हैं, मतलब ना तो वो जी के इक्वल हो ना वो आइडेंटिटी के इक्वल हो। कुछ बुक्स में ऐसा होता है, हर बुक में ऐसा नहीं होता। ठीक है, मतलब उनके लिए ट्रिवियल और प्रॉपर एक ही टर्म हो जाती है, बट बेसिकली ये दोनों टर्म्स डिफरेंट होती हैं। ठीक है, सो आप लोगों की बुक में जो है ना, इन दोनों को ही सेम ही लिया हो, मतलब ट्रिवियल सब ग्रुप्स और प्रॉपर सब ग्रुप्स में जी और आइडेंटिटी दोनों में लिए हुए हैं। इसमें जी और आइडेंटिटी को छोड़ दो तो वो प्रॉपर बन जाएगा, और जी और आइडेंटिटी ट्रिवियल सब ग्रुप होते हैं। अब हमने एक डेफिनेशन पढ़नी है, व्हाट इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। तो नॉर्मल सब ग्रुप से पहले एक टर्म होती है कॉसेट्स, वो पता होनी चाहिए। सो जी अगर कोई भी ग्रुप है और एच उसका कोई भी सब ग्रुप है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ग्रुप से कोई एलिमेंट पिक करेंगे और एक सेट फॉर्म करेंगे H इंटू ए। तो H इंटू ए तो एलिमेंट है, तो H के जगह पे अगर आप एलिमेंट्स डाल दोगे तो आपको H ए के एलिमेंट मिल जाएंगे। मींस H ए के अंदर H टाइम्स ए होगा, जहाँ पे ये H कैपिटल H से बिलोंग करेगा। तो ये दो होते हैं, इस मतलब ये जो इस टाइप का सेट बना, इसी सेट को हम बोलते हैं कॉसेट। अब ये हो सकता है कि जो हम ए से मल्टीप्लाई करें वो प्री मल्टीप्लाई करें या पोस्ट मल्टीप्लाई करें। तो आपको ये याद रखना है कि जो ग्रुप का एलिमेंट है वो आपने जिस साइड डाला है वो वही वाला कॉसेट होगा। ग्रुप का एलिमेंट अगर राइट साइड डाला है तो दिस इज अ राइट कॉसेट, अगर ग्रुप का एलिमेंट लेफ्ट साइड डाला है सो दिस इज अ लेफ्ट कॉसेट। इज दैट क्लियर? एक एग्जाम्पल देखो, जी मैंने कोई भी ग्रुप लिया, उस ग्रुप के अंदर कैसे एलिमेंट्स है, दिस इज सेट ऑफ इंटीजर्स, ये सारे इंटीजर्स का सेट लिया। अब H उसका कोई सब ग्रुप लिया। अब ये आप लोगों का काम है कि ये सब ग्रुप है या नहीं, क्योंकि आपको सारे टेस्ट सिखा दिए, अब आप खुद चेक कर सकते हैं कि ये सब ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा। ये कोई सब ग्रुप लिया है, तो देखो यहाँ पे जो लिया था ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन लिया था। अगर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लेना है तो वो कैसा होगा, H प्लस ए या फिर A प्लस H, और उसके अंदर एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे, H प्लस ए या फिर A प्लस H। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, एडिटिव ग्रुप। ठीक है, हमने लिया है एडिटिव ग्रुप, तो हम क्या करेंगे, जो कॉसेट्स भी हैं वो भी एडिटिव फाइंड कर रहे हैं, तो H प्लस 0 फाइंड कर रहे हैं, तो वो क्या आएगा, H प्लस 0। H में 0 ऐड करोगे मतलब इसके हर एलिमेंट में अगर आप 0 ऐड करोगे तो H ही तो मिलेगा, तो ये एक कॉसेट हुआ। अगर आप H प्लस 1 करो तो वो भी एक कॉसेट मिलेगा। कैसे, क्योंकि 1 ग्रुप का एलिमेंट है
और इसमें सब में 1 1 ऐड कर देना है। -1 में 1 ऐड किया -8, -6 में 1 ऐड किया -5, -3 में 1 ऐड किया -2 एंड सो ऑन। तो ये चलता रहेगा। अगर आपको बोला जाए कि लेफ्ट कॉसेट फाइंड करो तो आप 1 + h फाइंड कर दो, बट इस केस में ये और ये दोनों सेम ही आएंगे क्योंकि z क्या है, अबेलियन ग्रुप है। क्योंकि z अबेलियन ग्रुप है। अबेलियन में आप पढ़ते हो ना, वो कम्यूट करते हैं, आप a + b करो या b + a करो, ये दोनों सेम ही आएंगे। तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो a + h फॉर्म के होते हैं और एक के अंदर एलिमेंट्स जो होते हैं वो h + a फॉर्म के होते हैं, क्योंकि अगर ग्रुप अबेलियन होगा तो ये दोनों सेम होंगे। ठीक है, तो जब भी ग्रुप अबेलियन होता है तब राइट कॉसेट और लेफ्ट कॉसेट दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जब भी ग्रुप अबेलियन होगा तो राइट कॉसेट और लेफ्ट कॉसेट दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, बट एक चीज ध्यान रखो, ऐसा भी हो सकता है कि हमारा ग्रुप जो हो वो नॉन अबेलियन हो। ठीक है, ग्रुप नॉन अबेलियन हो, बट वहां पे क्या हो, देयर एग्जिस्ट सम, ठीक है, सम, मैं हर किसी के लिए नहीं बोल रही, मैं बोल रही देयर एग्जिस्ट सम A belongs to G such that H of A is equals to A of H। ठीक है, मतलब हर अबेलियन ग्रुप के लिए तो ये होता ही होता है। ठीक है, हर अबेलियन ग्रुप के लिए राइट कॉसेट लेफ्ट कॉसेट के इक्वल बनता ही बनता है, बट कुछ ऐसे नॉन अबेलियन ग्रुप भी होते हैं जिनके लिए हम लेफ्ट कॉसेट इक्वल्स टू राइट कॉसेट कर सकते हैं। ऐसे जो ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, ऐसे जो ग्रुप्स होते हैं उनको हमने नेम दिया किस चीज का, उनको हमने नेम दिया नॉर्मल सब ग्रुप्स का। ठीक है, अगर ऐसा H हमें मिल जाता है तो हम बोलते हैं कि ये क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन आप लोग देखेंगे अब, अ सब ग्रुप H of G is called नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G if for every x belongings to G, ठीक है, सम H लिखना था, ठीक है, H सम लिखना था, A तो फॉर ऑल ही होगा। ठीक है, कोई सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए H is equals to AH होगा। सो फॉर एवरी x belongings to G and for every H belongings to H, x इनवर्स बिलोंग्स टू H। इसका क्या मीनिंग है, इसका वही सेम मीनिंग है। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल H लिख दूँ तो मुझे इक्वल लिखना पड़ेगा, और इस x इनवर्स को उधर भेजने के लिए मैं क्या करती हूँ, x से पोस्ट मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो XH इज इक्वल्स टू HX आ जाएगा, मीन्स लेफ्ट कॉसेट इज इक्वल्स टू राइट कॉसेट हो जाएगा। तो यही डेफिनेशन है नॉर्मल सब ग्रुप की। कोई सब ग्रुप, ऐसे सब ग्रुप जिनके लिए ग्रुप अबेलियन होते, वो अबेलियन ना भी हो फिर भी हमारे पास लेफ्ट कॉसेट और राइट कॉसेट सेम बन जाए, तो ऐसे सब ग्रुप्स क्या होंगे, नॉर्मल सब ग्रुप्स। अब एक और डेफिनेशन आ रही है, दैट इज सिंपल ग्रुप्स। अब सिंपल ग्रुप्स क्या है, इफ अ ग्रुप हैज नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स, उसके पास कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होना चाहिए। और प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स क्या होते हैं, जी और आइडेंटिटी को छोड़ के, इन दोनों को छोड़ के बाकी सारे प्रॉपर नॉर्मल होते हैं। तो वो कह रहा है कोई भी प्रॉपर नॉर्मल नहीं होगा, मतलब इनके अलावा कुछ भी नहीं होगा, मतलब यही दोनों होंगे। ठीक है, मीन सिंपल ग्रुप ऐसे ग्रुप्स हैं जिसके पास सिर्फ दो ही नॉर्मल सब ग्रुप्स आते हैं, एक जी और एक आइडेंटिटी एलिमेंट। सिंपल ग्रुप की डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब कुछ और डेफिनेशंस हैं जो हमने करनी है। सो आवर नेक्स्ट डेफिनेशन इज क्वेशंट ग्रुप्स। तो अगर G कोई भी ग्रुप हो और H कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप हो, ठीक है, G ग्रुप हो, H उसका कोई नॉर्मल सब ग्रुप हो, तो हमें कॉसेट्स तो मिलते हैं हर सब ग्रुप के लिए। हर सब ग्रुप के लिए जो कॉसेट्स मिलते हैं, तो हम क्या करेंगे, जो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल सब ग्रुप के लिए जो कॉसेट्स, जितने भी पॉसिबल कॉसेट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं इस नॉर्मल सब ग्रुप के कॉरस्पॉन्डिंग, उनको एक सेट के फॉर्म में लिख लेंगे। तो HA इसी टाइप के होंगे। अब क्योंकि नॉर्मल है तो नॉर्मल सब ग्रुप के केस में हमें तो राइट कॉसेट इज इक्वल्स टू लेफ्ट कॉसेट होता है, जो आप ये लिखो या ये लिखो, दोनों कॉसेट सेम ही आएंगे।
तो मैंने एच ए टाइप के लिख दिए, आप ए एच भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए एच सच दैट ए बिलोंग्स टू जी, तो ये भी जी बाय एच ही बनेगा। ये नोटेशन है, ये नोटेशन किसकी है, क्वेश्चन ग्रुप्स के लिए, ठीक है। दिस इज द नोटेशन फॉर क्वेश्चन ग्रुप। तो क्वेश्चन ग्रुप क्या होता है, किसी नॉर्मल सब ग्रुप के लिए जो कॉसेट्स, सेट ऑफ ऑल द कॉसेट्स को हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन ग्रुप्स, ठीक है। नॉर्मल सब ग्रुप के लिए जितने भी कॉसेट्स पॉसिबल हो सकते हैं उन सब के सेट को हम बोलते हैं क्वेश्चन ग्रुप, और उसकी नोटेशन ये रही। अब एक और डेफिनेशन आती है कि होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म के लिए हमें एक मैपिंग लेनी होती है और दो ग्रुप्स लेने होते हैं। तो हमने क्या किया, दो ग्रुप्स लिए, एक के लिए बाइनरी ऑपरेशन है O, सेकेंड ग्रुप है G2 जिसके लिए बाइनरी ऑपरेशन है स्टार। फिर हमने एक मैपिंग डिफाइन की या फंक्शन डिफाइन किया, जो मर्जी बोल लो, एक मैपिंग डिफाइन की G1 से लेके G2 तक, सच द अगर इस मैपिंग के लिए, अगर इस मैपिंग के हर दो एलिमेंट के, इधर से ये डोमेन है, यहाँ से एलिमेंट पिक करते हैं और यहाँ से इमेजेस आती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, एफ ऑफ सम एक्स टाइप के, इधर G2 के अंदर, और ये x कहाँ से आ रहा होता है, G1 से आ रहा होता है। मीन्स f के ऊपर अंदर यहाँ आप G1 के एलिमेंट्स डालते हो और जो आपको मिलते हैं वो G2 के एलिमेंट मिलते हैं, आप इनको बोलते हो f ऑफ G1 को G2, इस टाइप से, ठीक है। सो ये G2 का एलिमेंट होगा और ये अंदर वाला G1 का एलिमेंट होगा। तो जब भी आप ये बोलेंगे, अगर आपको हमेशा इस मैपिंग के लिए f ऑफ a ऑफ b, a स्टार b या जो मर्जी, मतलब a और b दो एलिमेंट लिए, ठीक है। बेसिकली हमें करना क्या है, a और b दो एलिमेंट लेने हैं, G1 का जो भी बाइनरी ऑपरेशन है उसको अप्लाई करो उसके ऊपर, और जो नया एलिमेंट आएगा a ऑफ b, ये ऑपरेशन लगा के जो एलिमेंट आएगा उसके ऊपर f लगाओ, ठीक है। फिर एक और काम करो कि ये जो a एलिमेंट लिया था और b एलिमेंट लिया था उन दोनों के ऊपर इंडिविजुअली f लगाओ, और इधर क्या करोगे आप, जो ऑपरेशन G2 का था वो अप्लाई करोगे, ठीक है। तो अगर ये दोनों इंडिविजुअली दोनों के ऊपर f लगा के अलग अलग और G2 के ऑपरेशन के साथ, और अगर आपने पहले एलिमेंट सिर्फ लिए थे, ऑपरेशन G1 का लगाया था, बाद में f अप्लाई किया, अगर दोनों सेम आ गए तो ये होमोमॉर्फिज्म होता है, ठीक है। f के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं वहां पे बाइनरी ऑपरेशन इसका होना चाहिए G1 का, और जो बाद में इंडिविजुअली अलग अलग सेपरेट हो गए वहां पे बाइनरी ऑपरेशन G2 का होना चाहिए, ठीक है। इज दैट क्लियर। अब कुछ छोटी छोटी सी टर्म्स हैं जो इन्हीं सबसे रिलेटेड है, बट उससे पहले आपको दो चीजें पता होनी चाहिए कि व्हाट इज 1-1 मैपिंग एंड व्हाट इज ऑन-टू मैपिंग। अब 1-1 मैपिंग और ऑन-टू मैपिंग क्या क्या होती है ये देखो जरा। देखो, हम लोगों ने मैपिंग पढ़ी है। मैपिंग क्या होती है, जो किसी f फ्रॉम a टू b अगर हमने लिखा तो मैपिंग इज नथिंग बट मैपिंग इज अ रूल विच कनेक्ट्स द एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स यूनिकली, ठीक है। मैपिंग क्या होती है, एक रूल या एक रिलेशन, जो मर्जी बोलो, एक रूल होता है जो दो सेट्स के एलिमेंट को आपस में कनेक्ट करता है कि ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। मतलब ए के एलिमेंट से आप बी के एलिमेंट्स कैसे फाइंड कर सकते हो, बट वो रूल यूनिक होता है, यूनिकली रिलेट होता है ए से बी के एलिमेंट्स, तो उसको मैपिंग बोलते हैं। अब मैपिंग कैसे होगी, देखो, एक मैं मैपिंग ले रही हूँ, लेट से ये एक सेट है A, ठीक है, और एक ये सेट लिया B, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। मैंने बोला कुछ 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं, और इधर मैंने बोला कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, ठीक है, एक एक्स्ट्रा ले लिया। मैंने बोला जो मैपिंग है दैट इज f ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 1, ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक जा रही है, A से लेके B तक, ठीक। मतलब इसके अंदर जो आप एलिमेंट्स डालोगे वो ये वाले डालोगे। तो f ऑफ 1 क्या आएगा, f ऑफ 1 आएगा 1 प्लस 1 मतलब 2। तो 1 किससे रिलेटेड है, 1 इज रिलेटेड टू 2, ठीक है, 1 का रिलेशन 2 से। अब 2 की अगर आप फाइंड करो कि क्या आएगी इमेज, f ऑफ 2 क्या आएगा, 2 प्लस 1 मतलब 3। तो 2 किससे रिलेटेड है, 3 से। ऐसे ही 3 किससे रिलेटेड होगा, 4 से, ऐसा ही होगा।
तो ये मैपिंग 1-1 है। क्यों? क्योंकि अब जैसे ही एलिमेंट चेंज करते हो ना, इमेज भी चेंज हो जाती है। तो एक 1-1 मैपिंग क्या होती है कि अगर आपने दो एलिमेंट्स लिए, एक एलिमेंट ए लिया, एक एलिमेंट बी लिया, ठीक है, और ये एलिमेंट कैसे लिए कि ये दोनों एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हैं, तो जो इनकी इमेजेस आनी चाहिए, इसकी इमेज क्या आएगी एफ ऑफ ए और इसकी इमेज क्या आएगी एफ ऑफ बी, तो ये भी डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। ठीक है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस, देन द मैपिंग इज कॉल्ड 1-1 मैपिंग। इसकी एक और डेफिनेशन दी जाती है जो जनरली बुक में ज़्यादा यूज़ करता है, वो क्या होता है, इसका उल्टा कर दो। मतलब अगर a इज इक्वल्स टू बी होगा तो दैट शुड इम्प्लाई f ऑफ a इज इक्वल्स टू f ऑफ b। तो चाहे आप ये डेफिनेशन यूज़ करो कि सेम एलिमेंट है तो सेम इमेज होनी चाहिए, या फिर डिस्टिंक्ट एलिमेंट है तो डिस्टिंक्ट इमेजेस होनी चाहिए, दोनों सेम चीज़ है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि 1-1 मैपिंग का मीनिंग क्या है। यूज आप कुछ भी कर सकते हो। अब एक होती है ऑन टू मैप। ऑन टू मैप क्या कहती है कि हर एलिमेंट की प्री इमेज हमें मिलनी चाहिए। प्री इमेज ये होती है इमेज, ठीक है, ये वाला सेट होता है इमेजेस और ये होती है प्री इमेज, ठीक है, इमेज से पहले वाली प्री इमेज। तो हर एलिमेंट की प्री इमेज मिलनी चाहिए। जैसे 2 की प्री इमेज है 1, 3 की प्री इमेज है 2, 4 की प्री इमेज है 3, बट क्या 1 की प्री इमेज है? यहाँ 1 के लिए कोई एलिमेंट इधर मिल रहा है? नहीं मिल रहा। सो दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि कोई भी मैपिंग या कोई भी फंक्शन ऑन टू कब होता है? अगर मेरे पास कोई, देखो अगर मैंने लिखा f इज फ्रॉम a टू b इज अ मैपिंग, तो अगर मैंने बोला कि b इज some element of B, so this implies there exists some A belongs to A such that F अगर अप्लाई कर दें A के ऊपर तो B आ जाए, तभी हम बोलेंगे ना कि इसकी प्री इमेज कौन होगी? A होगी, B की प्री इमेज A बन जाएगी अगर ऐसा हो जाता है। तो अगर हर एलिमेंट की प्री इमेज मिलती है तो मैपिंग ऑन टू होती है। अब आ जाओ फटाफट से, जल्दी जल्दी हमारा काम हो जाएगा। मोनोमॉर्फिज्म क्या होती है? मोनोमॉर्फिज्म होती है होमो, एक ऐसी मैपिंग जो होमो हो प्लस उसके साथ साथ वो 1-1 भी हो। ठीक। एपीमॉर्फिज्म होती है ऐसी मैपिंग जो होमो हो और साथ में ऑन टू हो। आइसोमॉर्फिज्म क्या होती है? होमो भी होना चाहिए, होमोमॉर्फिज्म भी होना चाहिए, 1-1 भी होनी चाहिए वो मैप, और ऑन टू भी होनी चाहिए। जो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी उसको हम बोलेंगे आइसोमॉर्फिज्म। अब सिर्फ 2 टर्म्स बची हैं, एक है ऑटोमॉर्फिज्म और एक है एंडोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म क्या होती है? आइसोमॉर्फिज्म से बनती है। जैसे हमने बोला कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम G1 टू G2, अगर ये और ये कोड मीन और रेंज अगर दोनों सेम हो जाती हैं, मतलब मैंने बोला f इज अ मैपिंग फ्रॉम G टू G, ठीक है, f इज अ मैपिंग फ्रॉम G टू G सच दैट f इज आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, f आइसोमॉर्फिज्म होनी चाहिए और ये जो कोड मीन और रेंजेस हैं वो दोनों सेम होनी चाहिए, तो हम बोलेंगे उस मैपिंग को क्या? ऑटोमॉर्फिज्म। सो f शुड बी, पहली चीज की f आइसोमॉर्फिज्म होनी चाहिए। ठीक है, f शुड बी आइसोमॉर्फिज्म एंड G1 इज इक्वल्स टू G2 होना चाहिए। अब एंडोमॉर्फिज्म कैसे बनती है? एंडोमॉर्फिज्म बनती है एपीमॉर्फिज्म से। सो अगर f हमारी एपीमॉर्फिज्म है, ठीक है, f इज एपीमॉर्फिज्म एंड G1 इज इक्वल्स टू G2, तो वो एपीमॉर्फिज्म को आप क्या बोलेंगे? एंडोमॉर्फिज्म। सो आई होप कि ये सारी डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन सब डेफिनेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है,